और आज साल का पहला सूर्य ग्रहण था जो अब खत्म हो चुका है, लेकिन लंबे अरसे बाद देश ने एक ऐसा सूर्य ग्रहण देखा है जब चढ़ता हुआ सूरज अंधेरे में ढक गया। लोगों ने सूर्य ग्रहण का नजारा बिल्कुल साफ साफ देखा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण कई सवाल छोड़ गया है। क्या इस सूर्य ग्रहण से एलएसी पर तनाव बढ़ेगा? क्या सूर्य ग्रहण से युद्ध या युद्ध जैसे हालात बनेंगे? क्या सूर्य ग्रहण के कुछ और साइड इफेक्ट्स दिखेंगे, या फिर यह सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है? आज हमने आपके लिए सूर्य ग्रहण पर एक ऐसी फाइनल रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आपके हर सवाल का जवाब है। ये सूर्य ग्रहण की अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। काली और सफेद चमकीली रोशनी के चारों तरफ से निकलती हुई ये सुंदर हरे रंग की किरणें, ये तस्वीर दुर्लभ है, अभूतपूर्व है। इस सूर्य ग्रहण को जिसने भी देखा देखता रह गया। कुछ इसी तरह की आकर्षक तस्वीरें आज पूरे देश और पूरी दुनिया से नजर आई हैं। खासकर भारत में दोपहर का चढ़ता सूरज जब अचानक ग्रहण से ढकने लगा तो लोग देखते रह गए। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, देहरादून, पटना, जम्मू, लखनऊ से लेकर गांधीनगर तक पूरे उत्तर भारत में आज सूर्य ग्रहण ने लोगों का मन मोह लिया। भारत की तरह ही कुछ ऐसी ही तस्वीर काठमांडू, अबू धाबी, दुबई और कराची से भी आई है। लोग अद्भुत खगोलीय घटना के गवाह भी बने और कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठे। क्या भारत चीन की सीमा पर तनाव बढ़ने वाला है? क्या कोरोना काल अब खत्म होने वाला है? क्या देश की अर्थव्यवस्था पर लगा ग्रहण अब हट जाएगा? क्या भूकंप और आपदाओं से निपटने की तैयारी में जुट जाना चाहिए? सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों को शंकाएं इसलिए होती हैं क्योंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी ज्योतिष में भरोसा रखती है। सूर्य ग्रहण के दौरान इस तरह के सवाल ज्योतिषियों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ज्योतिषी सूर्य ग्रहण से भविष्य की गणना करते हैं, लेकिन खगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए यह एक वैज्ञानिक और दिलचस्प घटना है। साल के इस पहले सबसे बड़े सूर्य ग्रहण के बारे में दोनों ही नजरियों की जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योतिषीय गणनाओं की। आज देश के लोगों की सबसे बड़ी चिंता भारत और चीन सीमा पर जारी तनाव को लेकर है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं क्या सूर्य ग्रहण और सीमा पर चल रहे तनाव के बीच कोई कनेक्शन है? क्या सूर्य ग्रहण के बाद सीमा पर तापमान और बढ़ने वाला है? तो इस बार मंगल का जो नक्षत्र है मृगशिरा और राहु का जो नक्षत्र है आर्द्रा, इन दोनों पर ये ग्रहण लग रहा है। इसलिए शास्त्र की संभावना, शास्त्र की जो सोच ये कहती है कि युद्ध तो होगा। युद्ध की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब ये कितना लंबा चलता है, कितना बड़ा होता है, कितने हताहत होते हैं, अब ये ग्रहण के 1 महीने के भीतर फैसला आता है। ये ग्रहण 99.4 है उत्तर भारत से लेकर के चीन के पश्चिम और नॉर्थ की तरफ। तो जब इतना बड़ा ग्रहण होता है तो 1 महीने में रिजल्ट आना शुरू होता है। 90% से नीचे होता है तो 6 महीने। तो जो पिछला ग्रहण था वो 90% के आसपास था, तो 6 महीने तक उसके रिजल्ट चले। तो कोरोना का जो काल है यानी 6 महीने के आसपास, और उससे 2 महीने किसी भी ग्रह को निकलने में और समय लगता है। इसलिए युद्ध की शुरुआत तो सुशांत जी हो चुकी है, लेकिन अब यह है कि अगले 1 महीने में चाइना धोखे से कितनी तैयारी करता है और किस प्रकार से वो हमारे ऊपर और हमला करता है, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि ये सूर्य ग्रहण चीन के भविष्य पर ग्रहण साबित होगा। अगर चीन ने अपनी हदें पार करके भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो चीन को भारी नुकसान होगा और महाशक्ति वाला रुतबा भी छिन जाएगा। अभी जो युद्ध के बादल मंडराने की आप बात कर रही हैं, स्वाभाविक है, चीन का अपना समय पूरा हो चुका है। 247 बिफोर सेंचुरी, ये देखिए, भी हमने आपको एक रिसर्च हमने की थी। ये मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबिन डी.एस. येट्स कोट करते हैं प्रोफेसर जेफरी रीगल को, जिन्होंने चीन के डॉक्टर यून के साथ मिलकर के ये रिसर्च दी थी कि 247 बीसी में चीन प्रांत में ली सू नाम का व्यक्ति जब यिनजेंग बना और उसने चीन के चिन, झाओ, वेई, हान, चू, येन और ची को मिलाकर मौजूदा चीन का साम्राज्य का गठन किया। उस समय के संस्थापना की ज्योतिषीय गणनाओं को अगर किया जाए तो अब चीन के टूटने का समय आ गया है। अब चीन के बहुत से पार्ट्स में बढ़ जाने का समय आ गया है। तो अब वही है कि जब इसकी तो शहर के समय भागता है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। वही कुछ ज्योतिषी अपनी गणनाओं के आधार पर यह कहते हैं कि युद्ध की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सीमा पर तनाव जारी रहेगा। ये जो ग्रहण पड़ रहा है भारत की राशि से दूसरे भाव में पड़ रहा है। अगर मून राशि ले तो 12th में पड़ रहा है। तो दोनों ही राशियां इंडिकेट करती हैं कि भारत की स्थिति जो है
थोड़ी सी डामाडोल कर दी बेमतलब में। हालांकि हम चाइना से ना डरते हैं, ना चाइना से ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होने वाली है, लेकिन जो वर्तमान में हुआ, जो हमारे सैनिकों का शहीद हुआ, उनके लॉस हुआ, ये बहुत बड़ी घटना है। बहुत सालों के बाद इस तरह की चाइना के फ्रंट पे हुई, तो ये एक नेगेटिव बात है। मेरे को नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, लेकिन फेस ऑफ तो वहाँ हो ही रहा है। इस तरह की स्थितियां हैं। साल 2020 में 2 बड़े सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं। ये पहला सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसी साल दिसंबर के महीने में एक दूसरा सूर्य ग्रहण भी आने वाला है। 2020 की शुरुआत से लेकर अब तक पूरी दुनिया कोरोना के दोहरे संकट से जूझ रही है। कोरोना महामारी से जन और धन दोनों की हानि हुई है। लोगों की मौत के साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। क्या दुनिया अब कोरोना महामारी से उभर पाएगी? आने वाले समय में 3 अगस्त के बाद और सितंबर के बाद कोरोना काल समाप्त हो जाएगा। युद्ध की संभावनाएं लगातार जारी रहेंगी और पृथ्वी के ऊपर पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन आर्थिक स्थिति बृहस्पति नीच का है, अभी 1 जून से पॉजिटिव हो जाएगा, 1 जुलाई से, लेकिन वो नवंबर में फिर नीच हो जाएगा, 2021 तक चलेगा। इसलिए 2021 तक आर्थिक स्थिति पूरे वर्ल्ड की अभी चरमराती रहेगी। ये अभी लोक भविष्य इस ग्रहण का बोलता है। साल 2020 भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के लिए लगातार बदनाम हो रहा है। इस साल कई बार दिल्ली और एनसीआर भी भूकंप का केंद्र रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी लोगों के मन में एक डर है। अभी आप पिछले 2 महीने में देखो भारत में कितने भूकंप आए। लग रहा था कि मदर अर्थ एक सस्पेंशन क्रिएट कर रही है कि कोई बड़ा भूकंप ना आ जाए। ये पृथ्वी जो हमारी माता है, ये छोटे छोटे बहुत से भूकंपों में उसने बांट दिया उसे। तो इससे ये सब चीजें काउंट करती है। जो घटना आकाशीय घटना में घटी हुई है, वो पूर्ण रूप से उस घटना को लेकर के हम बात करें तो इसकी घटना का एक्शन और रिएक्शन हमारे समाज में आएगा ही आएगा। कई जगह अपने आप में हम देखेंगे तो पूर्ण रूप से इस बात को लेकर के हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से कई जगह बारिश भी आ रही है, कई जगह बारिश कम हो रही है। और इस बात को जब हम कार्य पद्धतियों में देखेंगे तो प्रकृति को पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। पूरा नक्शा देखेंगे तो उसका जो एनर्जी फ्लो, जो स्थापित एनर्जी एक्सेप्टेबल जो फ्लो है कि आपका नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए या साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, वो उससे बिल्कुल विपरीत है। तो इसका मतलब यह है कि चैलेंजेस तो हमेशा आती रहेगी। सवाल यह है कि क्या अपन इसको बैलेंस कर सकते हैं? क्या अपन ये भारत को पूरा विश्व, भारत को एक पूरा खंड समझ के क्या उसके अपन चक्रास आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या? अगर वो चक्रास आइडेंटिफाई किया जाए और उसको यदि एक्टिवेट किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो कुदरती विपदा है उसको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप में ज्यादा सक्षम बन सकते हो क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपके वाइटल पॉइंट्स बैलेंस होंगे। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि ग्रहण और ग्रहों की चाल का असर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान की दुनिया ठोस नतीजों पर विश्वास करती है। खगोलविदों और वैज्ञानिकों के साथ ज्योतिषियों का ये विवाद आज भी पूरे दिन जारी रहा। साइंस इन सब की बातों को समझता नहीं है, जानता नहीं है, इससे उसे मतलब नहीं है। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, एक ऐसी घटना कि आप बाहर जाइए, सूर्य को देखिए, हाँ प्रोटेक्शन लेकर देखिए, एंजॉय कीजिए और ऐसे दिन को एंजॉय कीजिए जिसमें कि कभी कभी ये घटना ही होती है। ये एंजॉय करने की बात है। अगर आप समझेंगे कि इसका कोई प्रभाव पड़ता है तो रोज क्यों नहीं प्रभाव पड़ता, आज क्यों प्रभाव पड़ जाएगा? आज कोई विशेष बात नहीं है, यह संयोग है। साइंस इसे इतना ही देखता है कि यह संयोगवश मात्र है। और संयोग की दृष्टि से देखेंगे तो आज का दिन वास्तविक रूप में बहुत संयोग का है, क्योंकि आज सिर्फ 21 जून को समर सॉल्स्टिस के दिन है, जिस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमक रहा है। उस दिन पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव के पास में 24 घंटे का दिन हो रहा है। सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाते हैं तब ये सूर्य ग्रहण दिखते हैं, और जब मून और सन के बीच में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण दिखते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, हर साल होता है और एक साल में मिनिमम 2 सूर्य ग्रहण होता है
और मैक्सिमम 5 सूर्य ग्रहण हो सकता है। विज्ञान को विज्ञान की तरह से शोध करने के, विज्ञान एक फुल स्टॉप नहीं है, विज्ञान सदा चलने वाली चीज है। उन शोधों को लगातार केवल आप परिसीमन कर दें। आज साइंटिस्ट यहां पे आके एक बात बोल गए कि कोई प्रभाव नहीं होता है, गर्भवती स्त्रियों को घूमना चाहिए, बाहर जाके जो मर्जी करना चाहिए, कल उनकी जिंदगी, आने वाली संतति का नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो साइंटिस्ट तथाकथित तौर पे जो टीवी पे आकर बोल जाते हैं इस प्रकार से, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, मैं कहूंगा केवल टीवी पे आने के कारण से जिस प्रकार से ये बात बोल जाते हैं कि कोई प्रभाव नहीं होता है, आप घूमिए, उनके बच्चों पर आने वाले समय पर यदि प्रभाव पड़ा कौन जिम्मेदार होगा? वैज्ञानिक ज्योतिषियों के दावों को सिर्फ कल्पना मानते हैं। दूसरी तरफ ज्योतिषी ये दावे करते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी अपना एक विज्ञान है। ज्योतिष और विज्ञान के बीच की लड़ाई आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। आज हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर कई दिलचस्प किताबों की स्टडी की है। हमें जो जानकारियां, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो काफी हैरान कर देने वाली है। शायद आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि अफ्रीका में कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जो लोगों को डराने के लिए ग्रहण की घटनाओं का इस्तेमाल करते थे। इस डर का फायदा एक बार कोलंबस ने भी उठाया और अपने साथियों की जान बचाई। देखिए सूर्य ग्रहण का इतिहास और भूगोल बताने वाली ये दिलचस्प रिपोर्ट। सिर्फ आज से ही नहीं, सदियों से सूर्य ग्रहण इंसानों को आश्चर्यचकित करता रहा है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है। कई बार ग्रहण की घटनाओं ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास पर अपना असर डाला है। न सिर्फ एशिया महाद्वीप बल्कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के महाद्वीप में भी ग्रहण से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से आज भी तमाम किताबों में दर्ज हैं। सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना ने महाभारत में दुर्योधन के पक्ष से लड़ने वाले सिंधु देश के राजा जयद्रथ के प्राण ले लिए थे। यह घटना काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प घटनाएं दुनिया के इतिहास में मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा साम्राज्य, जुलू साम्राज्य, ग्रहण की घटनाओं से लोगों को डराता था। इसी डर के दम पर जुलू राजाओं ने सदियों तक राज किया। अमेरिका की खोज करने वाले एडमिरल क्रिस्टोफर कोलंबस ने चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी बल्कि अपने सैकड़ों साथियों की जान बचाई थी। मैं लद्दाख में हूं और मेरे पीछे आप ये हिमालय की पहाड़ियां देख सकते हैं और इन पहाड़ियों पर आपको सूर्य ग्रहण की छाया भी नजर आ रही होगी। आज के दिन आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सूर्य ग्रहण एक रोमांच का विषय है, लेकिन सैकड़ों साल पहले लोग सूर्य ग्रहण से डरते थे और इसकी वजह है अंधविश्वास। सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, सभी देशों में लोग सूर्य ग्रहण से खौफ खाते थे। ये सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे महाभारत में अर्जुन ने सूर्य ग्रहण की मदद से जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। अर्जुन ने दिन ढलने से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब सूर्य ग्रहण हुआ तो जयद्रथ को लगा कि दिन ढल गया। जयद्रथ युद्ध भूमि में बाहर निकल आया, तभी अर्जुन को मौका मिल गया और जयद्रथ का वध हुआ। लेकिन ग्रहण से जुड़ा सबसे दिलचस्प किस्सा एडमिरल क्रिस्टोफर कोलंबस का है। 1492 में एडमिरल कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और ठीक 12 साल बाद 1504 में वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ जमैका द्वीप में फंस गए थे। पहले 6 महीने तक तो जमैका के लोगों ने कोलंबस और उनके साथियों को रसद और खाने पीने के सामान की सप्लाई की, लेकिन बाद में सप्लाई बंद कर दी। कोलंबस और उनके साथियों की भूखे मरने की नौबत आ गई। तब कोलंबस ने चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना का इस्तेमाल जमैका के लोगों को डराकर रसद पाने के लिए किया। प्रसिद्ध इतिहासकार W.J. गार्डनर ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ जमैका में लिखा है, कोलंबस के लिए बहुत संकट का समय था। उसके सभी जहाज फंस गए थे और जमैका के लोगों ने रसद काट दी थी। तब कोलंबस ने जमैका के लोगों के अंदर मौजूद अंधविश्वास और डर का इस्तेमाल किया। कोलंबस ने जमैका के लोगों से कहा कि ईश्वर जमैका के लोगों से नाराज है और इसलिए वो चंद्रमा को अंधेरे में छिपा देगा, क्योंकि जमैका के लोग उसे खाने पीने के सामान सप्लाई नहीं कर रहे हैं। 1 मार्च 1504 को जब चंद्र ग्रहण हुआ तो जमैका के लोगों ने देखा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि कोलंबस ने कहा था। चंद्रमा अचानक अंधेरे में छिप गया। चंद्रमा के अंधेरे में छिपते ही जमैका के लोग कोलंबस के पास गए और ना चाहते हुए भी रसद की सप्लाई का वादा किया। इसके बाद कोलंबस ने भी लोगों को मूर्ख बनाते हुए चंद्रमा के दोबारा नजर आने की प्रार्थना की।
ऐसा ही हुआ। चंद्र ग्रहण खत्म होते ही चंद्रमा लोगों को नजर आने लगा। इस तरह ग्रहण की एक खगोलीय घटना ने कोलंबस और उसके साथियों की जान बचा ली। ग्रहण के अंधविश्वास से पैदा हुए डर का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ कई जगहों पर किया गया और इसके कई उदाहरण मिलते हैं। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के देशों में इसका इस्तेमाल यानी अंधविश्वास का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा किया गया है। अफ्रीका महाद्वीप में जुलू साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उसकी बुनियाद ही ग्रहण का डर था। यह अफ्रीका का जुलू किंगडम है जो 1816 में स्थापित हुआ था। इसके राजनेताओं ने जनता को बगावत से रोकने के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का डर दिखाया था। इन राजाओं ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का समय पहले से बताकर लोगों के मन में यह बात डाल दी थी कि सूर्य और चंद्रमा पर भी जुलू के राजा का ही नियंत्रण है। जब लोगों को ग्रहण के बारे में सही वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी, तब लोग ग्रहण के दौरान अचानक हुए अंधेरे को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करते थे। पश्चिम एशिया के लोगों में यह मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण के दौरान एक दानव सूर्य को निगलने की कोशिश करता है। चीन के लोग ये समझते थे कि स्वर्ग का कोई जानवर सूर्य को निगलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से धरती पर अंधेरा छा जाता है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कुछ देशों में यह मान्यता थी कि ग्रहण की घटना आसमानी भेड़ियों के हमले की वजह से होती है। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों के लोग ये मानते थे कि ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा आपस में झगड़ा करते हैं। अमेरिका में कुछ ऐसी ही आदिम जनजातियां थीं जो ये मानती थीं कि सूर्य और चांद प्रेमी और प्रेमिका हैं। आज से करीब 600 साल पहले यूरोप के लोग ये मानते थे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण प्रलय का संकेत है। मजे की बात यह है कि जिन लोगों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक जानकारी थी, उन लोगों ने इसका डर दिखाकर भोले भाले लोगों का हर तरह से फायदा लिया। आज सूर्य ग्रहण है और हमारी आपसे यह अपील है कि आप ग्रहण से ना डरें ना घबराएं, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक और खगोलीय घटना है और जिसके जरिए आप ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, लद्दाख। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंटरनेशनल योग डे के इस खास मौके पर विश्व संदेश दिया। कोरोना का संकट काल है, इसलिए इस साल योग दिवस की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। इसलिए पीएम ने इस योग डे को भावनात्मक योग का दिन बताया। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को यह भी बताया कि कोरोना को हराने में कैसे योग एक बड़ा हथियार बन रहा है। योग दिवस पर अगर आप आज सुबह प्रधानमंत्री को नहीं सुन पाए तो यहां सुनिए। प्रधानमंत्री का एक एक मंत्र कोरोना के संकट में आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं
ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ ही अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने योग के अनगिनत फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कोरोना जैसे संकट के काल में बल्कि सामान्य दिनों में भी योग आपके जीने की, आपके सोचने की पूरी शैली बदल देता है। योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती हैं, ताकत देती हैं। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते।